अगर आप अभी तक हमारी जर्नी को फॉलो करते आ रहे हैं तो आपने शायद काफ़ी समय टर्मिनल खोलने और सीधे कंपाइलर कमांड्स टाइप करने में बिताया होगा। G++-O3 -std = C++20 main.cpp -o app जैसी कमांड्स तब बहुत शानदार होती हैं जब आप किसी क्विक कॉन्सेप्ट को टेस्ट कर रहे हों या किसी सिंगल फाइल को कंपाइल कर रहे हों। लेकिन जैसे जैसे हमारी एप्लीकेशंस बढ़ती हैं जिनमें मल्टी थ्रेडेड इंजन पाइपलाइंस, कॉम्प्लेक्स मैथ लाइब्रेरीज और कस्टम GPU एग्जीक्यूशन कर्नल्स शामिल होते हैं, कंपाइलेशन को मैन्युअली मैनेज करना इम्पॉसिबल हो जाता है। आप पूछ सकते हैं, क्या हम बस एक मेकफाइल नहीं लिख सकते? आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मेकफाइल्स यूनिक्स जैसे एनवायरमेंट्स से बहुत ज़्यादा बंधी होती हैं। बिना लॉजिक को डुप्लीकेट किए इन्हें स्केल करना मुश्किल होता है, और जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स बढ़ते हैं ये अनमेंटेनेबल मेस बनने के लिए बदनाम हैं। ये हमें सीमेक पर लाता है। सीमेक कोड की एक भी लाइन लिखने से पहले आइए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के बीच सबसे कॉमन गलतफहमियों में से एक को दूर करें कि सीमेक कोई बिल्ड सिस्टम नहीं है। सीमेक एक मेटा बिल्ड सिस्टम जनरेटर है। ये आपके C++ कोड को कंपाइल नहीं करता है। ये मशीन कोड प्रोड्यूस करने के लिए सीधे G++ या Clang++ को इन्वोक नहीं करता है। इसके बजाय सीमेक एक ह्यूमन रीडेबल स्क्रिप्ट सीमेक lists.txt को रीड करता है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को एनालाइज करता है, आपके इंस्टॉल्ड कंपाइलर टूलचेन्स को चेक करता है और फिर आपके लिए एक्चुअल नेटिव बिल्ड फाइल्स जनरेट करता है। लिनक्स पर यह हाई परफॉर्मेंस निंजा बिल्ड फाइल्स या ट्रेडिशनल मेक फाइल्स का एक सेट जनरेट कर सकता है। विंडोज पर यह एक विजुअल स्टूडियो सॉल्यूशन .sln प्रोड्यूस कर सकता है। मैकओएस पर यह एक्सकोड प्रोजेक्ट फाइल्स जनरेट कर सकता है। सीमेक में मास्टर बनकर आप अपने बिल्ड इंस्ट्रक्शंस को सिर्फ एक बार लिखते हैं और आपका प्रोजेक्ट तुरंत किसी भी प्लेटफॉर्म, कंपाइलर या IDE पर बिल्ड होने के लिए तैयार हो जाता है। इस सेक्शन में हम सीमेक के आर्किटेक्चर, इसके कोर एग्जीक्यूशन मॉडल, अपनी फाइल्स को कैसे स्ट्रक्चर करें और मॉडर्न क्लीन सीमेक कोड कैसे लिखें, इसमें डाइव डीप करने जा रहे हैं। सेक्शन ब्रेक। द टेल ऑफ टू इज थ्रीज सोर्स वर्सेस बिल्ड डायरेक्टरीज। सीमेक को मास्टर करने के लिए आपको सोर्स डायरेक्टरी ट्री, जहां आपका ह्यूमन इंटेंट रहता है, और बिल्ड डायरेक्टरी ट्री, जहां मशीन के जनरेटेड आर्टिफैक्ट्स रहते हैं, के बीच के फंडामेंटल आर्किटेक्चरल डिफरेंस को अपनाना होगा। यह डायग्राम एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की वर्जन कंट्रोल्ड सोर्स डायरेक्टरी और उसकी करस्पॉन्डिंग बिल्ड डायरेक्टरी के बीच के रिलेशन को दिखाता है। यह दिखाता है कि कैसे कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, हेडर्स और सोर्स कोड को एक बिल्ड सिस्टम द्वारा प्रोसेस किया जाता है ताकि टेम्परेरी बिल्ड आर्टिफैक्ट्स, कंपाइल्ड ऑब्जेक्ट फाइल्स और फाइनल एग्जीक्यूटेबल बाइनरी को एक सेपरेट फोल्डर में क्रिएट किया जा सके जिसे वर्जन कंट्रोल द्वारा इग्नोर किया जाता है। द कार्डिनल सिन इन सोर्स बिल्ड्स। जब बिगिनर्स पहली बार सीमेक का सामना करते हैं तो वे अक्सर अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर एक टर्मिनल खोलते हैं और रन करते हैं। यह कमांड दिखाता है कि सोर्स डायरेक्टरी के अंदर सीधे प्रोजेक्ट को कैसे कॉन्फ़िगर और बिल्ड करना है, जो कि प्रोडक्शन एनवायरनमेंट्स के लिए एक डिस्करेज की जाने वाली प्रैक्टिस है। सीमेक डॉट रन करना सीमेक को करंट डायरेक्टरी को सोर्स डायरेक्टरी और बिल्ड डायरेक्टरी दोनों के रूप में यूज करने के लिए कहता है। इसे इन सोर्स बिल्ड के रूप में जाना जाता है और एक क्लीन कोड पर्सपेक्टिव से ये एक कार्डिनल सिन है। यह इतना बुरा क्यों है? जब सीमेक एक बिल्ड को कॉन्फ़िगर करता है तो ये दर्जनों इंटरमीडिएट फाइल्स जनरेट करता है, जैसे से कैश फाइल्स, इंटरनल मेटाडेटा डायरेक्टरीज जैसे CMake फाइल्स, प्लेटफॉर्म चेक लॉग्स और इवेंचुअल बिल्ड फाइल्स जैसे मेक फाइल। जब कंपाइलर रन करता है तो ये ऑब्जेक्ट फाइल्स .o या .obj, डिपेंडेंसी ट्रेसिंग फाइल्स .d और बाइनरी एग्जीक्यूटेबल्स को सीधे आपके सोर्स कोड के साथ डंप कर देता है। ये कई गंभीर प्रॉब्लम्स को इंट्रोड्यूस करता है, जैसे रिपोजिटरी पॉल्यूशन। आपका वर्जन कंट्रोल सिस्टम जैसे गिट सैकड़ों जनरेटेड प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक फाइल्स से भर जाता है। हर ट्रांजिएंट आर्टिफैक्ट को ट्रैक करने के लिए एक .git ignore लिखने की कोशिश करना वैक अमोल का एक अंतहीन खेल है। स्टेल आर्टिफैक्ट कंटामिनेशन। अगर आप गिट ब्रांचेस स्विच करते हैं, जैसे फीचर या एसिंक GPU से वापस मेन पर, तो पिछली ब्रांच पर जनरेट हुई इंटरमीडिएट .o फाइल्स आपके सोर्स फाइल्स के बगल में ही पड़ी रहती हैं। बिल्ड सिस्टम शायद यह पहचानने में फेल हो जाए कि उन ऑब्जेक्ट फाइल्स के नीचे सोर्स हेडर्स बदल गए हैं, जिससे क्रिप्टिक कंपाइलेशन एरर्स, लिंक टाइम मिसमैचेस और फैंटम बग्स पैदा होते हैं जो डिबगिंग के घंटों खा जाते हैं। डिस्ट्रक्टिव क्लीनअप। इन सोर्स बिल्ड को सच में क्लीन करने का एकमात्र तरीका git clean -ftx जैसे कमांड्स रन करना है,
जिससे गलती से अनकमिटेड काम या नई सोर्स फाइल्स जिन्हें आपने अब तक ट्रैक नहीं किया है उनके मिट जाने का खतरा रहता है। द गोल्ड स्टैंडर्ड आउट ऑफ सोर्स बिल्ड्स एब्सोल्यूट प्रोजेक्ट हाइजीन मेंटेन करने के लिए प्रोडक्शन C++ इंजीनियरिंग आउट ऑफ सोर्स बिल्ड्स की डिमांड करती है। एक आउट ऑफ सोर्स बिल्ड में सोर्स डायरेक्टरी बिल्ड सिस्टम के लिए स्ट्रिक्टली रीड ओनली होती है। सारे टेम्परेरी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, कैश मेटाडेटा, कंपाइल्ड ऑब्जेक्ट फाइल्स और फाइनल बाइनरीज एक बिल्कुल अलग डायरेक्टरी के अंदर जनरेट होते हैं जिसका नाम आमतौर पर बिल्ड होता है। मॉडर्न सीमेक वर्जन 3.13+ एक्सप्लिसिट सोर्स -s और बिल्ड -b फ्लैग्स का यूज करके आउट ऑफ सोर्स बिल्ड्स को सिंपल बना देता है। यह कमांड सोर्स डायरेक्टरी और बिल्ड आर्टिफैक्ट्स के लिए एक सेपरेट आउटपुट डायरेक्टरी को एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई करके प्रोजेक्ट को कॉन्फ़िगर करता है। जब आप इस कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं तो हुड के नीचे क्या होता है वो ये है। -s.cmake को बताता है कि करंट डायरेक्टरी में रूट cmakelists.txt फाइल और सोर्स फाइल्स को देखें। -b बिल्ड cmake को बताता है कि बिल्ड नाम की एक डायरेक्टरी बनाएं अगर वो पहले से मौजूद नहीं है और हर एक जनरेटेड कॉन्फ़िगरेशन फाइल, कैशे फाइल और कंपाइलेशन आर्टिफैक्ट को इसके अंदर रख दें। क्योंकि बिल्ड डायरेक्टरी पूरी तरह से आइसोलेटेड है, आपके .gitignore को सिर्फ एक लाइन की जरूरत होती है। यह उस आउटपुट डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करता है जहां सभी कंपाइल्ड फाइल्स और बिल्ड आर्टिफैक्ट्स लोकेटेड होते हैं। अगर आपका बिल्ड एनवायरनमेंट कभी करप्ट हो जाता है या अगर आप स्क्रैच से बिल्कुल फ्रेश कंपाइलेशन टेस्ट करना चाहते हैं तो आपको डेंजरस गिट क्लीनिंग स्क्रिप्ट्स रन करने की जरूरत नहीं है। आप बस बिल्ड डायरेक्टरी को वाइप कर देते हैं। यह सीक्वेंस एग्जिस्टिंग बिल्ड डायरेक्टरी को डिलीट करके और स्क्रैच से एक फ्रेश कॉन्फ़िगरेशन जनरेट करके बिल्ड एनवायरनमेंट को रिसेट करता है। यह क्लीन सेपरेशन आपको बिल्कुल उसी सोर्स ट्री से एक साथ कई बिल्ड ट्रीज मेंटेन करने की परमिशन भी देता है। फॉर एग्जाम्पल, आप साइड बाय साइड एक डिबग बिल्ड ट्री और एक रिलीज बिल्ड ट्री क्रिएट कर सकते हैं। यह डेमोन्स्ट्रेट करता है कि 2 डिस्टिंक्ट बिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस कैसे जनरेट करने हैं, जिसमें से वन में डीबगिंग इंफॉर्मेशन होती है और अनादर रिलीज और परफॉर्मेंस टेस्टिंग के लिए ऑप्टिमाइज्ड होती है। सेक्शन ब्रेक अंडर द हुड द 2-phase एग्जीक्यूशन मॉडल। सीमेक को समझने के लिए इसके एग्जीक्यूशन मॉडल को समझना जरूरी है। जब आप सीमेक का यूज करके एक C++ एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं तो आप एक स्ट्रिक्ट 2-step वर्कफ्लो में काम करते हैं। यह डायग्राम एक बिल्ड ऑटोमेशन सिस्टम का यूज करके सॉफ्टवेयर को कंपाइल करने के 2-step प्रोसेस को आउटलाइन करता है। फर्स्ट फेज में सिस्टम प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट को कॉन्फ़िगर करता है और नेसेसरी बिल्ड फाइल्स को जनरेट करता है। सेकंड फेज में यह सोर्स कोड को एग्जीक्यूटेबल बाइनरीज और लाइब्रेरीज में ट्रांसलेट करने के लिए कंपाइलर को ट्रिगर करता है। चलिए डिसेक्ट करते हैं कि हुड के नीचे हर फेज के दौरान क्या होता है। फेज 1 द कॉन्फ़िगरेशन एंड जनरेशन फेज। जब आप सीमेक -s.-b बिल्ड रन करते हैं तो सीमेक वेकअप होता है और डायग्नोस्टिक और जनरेशन स्टेप्स की एक सीरीज को एग्जीक्यूट करता है। कंपाइलर और टूलचेन डिटेक्शन के दौरान सीमेक आपके होस्ट सिस्टम को प्रोब करता है। यह अवेलेबल कंपाइलर्स को सर्च करता है जैसे कि G++, Clang++, CL.exe या ANVCC। उनके वर्जन्स डिटरमाइन करता है। टारगेट CPU आर्किटेक्चर्स जैसे x86-64 और ARM64 को चेक करता है और वैलिडेट करता है कि क्या कंपाइलर रिक्वेस्टेड फ्लैग्स को सपोर्ट करता है। स्क्रिप्ट पार्सिंग में CMake रूट CMakeLists.txt को ऊपर से नीचे तक रीड करता है। यह वेरिएबल्स को इवैल्यूएट करता है, लॉजिक कंडीशंस को एग्जीक्यूट करता है, इंक्लूडेड मॉड्यूल्स को प्रोसेस करता है और सभी डिफाइंड टारगेट्स, एग्जीक्यूटेबल्स और लाइब्रेरीज का एक इंटरनल डिपेंडेंसी ग्राफ बनाता है। कैश जनरेशन यानी CMakeCache.txt के दौरान पहले रन में CMake आपके बिल्ड डायरेक्टरी के अंदर CMakeCache.txt नाम की एक फाइल बनाता है। यह फाइल एक परसिस्टेंट की वैल्यू स्टोर की तरह काम करती है जिसमें सिस्टम डिस्कवरी के रिजल्ट्स होते हैं। उदाहरण के लिए सिस्टम लाइब्रेरीज के पाथ्स, डिटेक्टेड कंपाइलर लोकेशंस और कॉन्फ़िगरेशन फ्लैग्स। बाद के रन्स में CMake इस फाइल को रीड करता है ताकि एक्सपेंसिव कंपाइलर प्रोब्स को बार बार रन करने से बचा जा सके। बिल्ड फाइल जनरेशन में एक बार जब स्क्रिप्ट प्रोसेसिंग बिना किसी एरर के कंप्लीट होती है तो CMake अपने इंटरनल डिपेंडेंसी ग्राफ को आपके चुने हुए जनरेटर के लिए नेटिव बिल्ड स्क्रिप्ट्स में ट्रांसलेट कर देता है। उदाहरण के लिए निंजा के लिए build.ninja फाइल्स या यूनिक्स मेक के लिए मेक फाइल्स जनरेट करना। फेज 2 यानी बिल्ड एग्जीक्यूशन फेज। एक बार जब फेज 1 सक्सेसफुल हो जाता है तो वास्तव में अभी तक C++ कोड का कोई कंपाइलेशन नहीं हुआ होता है।
आपने केवल बिल्ड इंस्ट्रक्शंस ही तैयार किए हैं। एक्चुअल बिल्ड को एग्जीक्यूट करने के लिए आप रन करते हैं। ये इंस्ट्रक्शन बिल्ड सिस्टम को डेजिग्नेटेड बिल्ड डायरेक्टरी में लोकेटेड फाइल्स का यूज करके सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को कंपाइल करने के लिए कहता है। ध्यान दें कि हम मेक या निंजा को सीधे इन्वोक करने के बजाय सी मेक डैश डैश बिल्ड बिल्ड रन करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सी मेक डैश डैश बिल्ड एक टूल एग्नोस्टिक एब्स्ट्रैक्शन रैपर प्रोवाइड करता है। आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि आपका बिल्ड ट्री मेक, निंजा, एमएस बिल्ड या एनमेक के लिए जनरेट किया गया था। सी मेक बिल्ड डायरेक्टरी के अंदर देखता है, आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा नेटिव टूल जनरेट हुआ था और बिल्ड कमांड को ऑटोमेटिकली डिस्पैच कर देता है। अंडर द हुड फेज 2 वो काम परफॉर्म करता है जिसे हमने पहले के चैप्टर्स में एनालाइज किया था। ये अनचेंज्ड कोड को कंपाइल करने से स्किप करने के लिए फाइल मॉडिफिकेशन टाइम स्टैम्प्स चेक करता है। ये पैरेलल कंपाइलर प्रोसेस शुरू करता है। उदाहरण के लिए G++-CSRC या engine.cpp-o बिल्ड, engine.o रन करना। ये ऑब्जेक्ट फाइल्स को एक साथ फाइनल एग्जीक्यूटेबल या लाइब्रेरी में जोड़ने के लिए लिंकर टूल को डिस्पैच करता है। अगर आप इस ट्रैक्शन का यूज करके 8 CPU कोर्स पर एक मल्टी थ्रेडेड बिल्डर रन करना चाहते हैं तो आप सिंपली -- पैरेलल फ्लैग पास करते हैं। ये इंस्ट्रक्शन बिल्ड टाइम को एक्सेलरेट करने के लिए 8 पैरेलल प्रोसेसिंग जॉब्स को यूटिलाइज करते हुए सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को कंपाइल करता है। सेक्शन ब्रेक। एनाटॉमी ऑफ ए फंडामेंटल cmakeLists.txt। अब जब हम समझ गए हैं कि CMake अपनी डायरेक्टरीज को कैसे स्ट्रक्चर करता है और अपने फेजेस को एग्जीक्यूट करता है, तो चलिए एक क्लीन, मॉडर्न रूट cmakeLists.txt फाइल के ग्रामर और कोर कमांड्स को एनालाइज करते हैं। यहाँ एक मॉडर्न C++ प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट है। ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल एक हाई परफॉर्मेंस C++ और GPU कर्नेल एग्जीक्यूशन फ्रेमवर्क के लिए एक बिल्ड सिस्टम सेटअप करती है। ये रिक्वायर्ड मिनिमम बिल्ड टूल वर्जन को स्पेसिफाई करती है, प्रोजेक्ट मेटाडेटा को डिफाइन करती है, बिना कंपाइलर एक्सटेंशन के C++20 स्टैंडर्ड को एनफोर्स करती है और मेन और इंजन सोर्स फाइल्स से एक एग्जीक्यूटेबल टारगेट को कॉन्फ़िगर करती है। चलिए इस कॉन्फ़िगरेशन की हर लाइन को डिसेक्ट करते हैं ताकि समझ सकें कि इसे इस तरह से क्यों स्ट्रक्चर किया गया है। नंबर 1, एनफोर्सिंग CMake वर्जन CMake मिनिमम रिक्वायर्ड। ये कॉन्फ़िगरेशन स्टेप प्रोजेक्ट को कंपाइल करने के लिए ज़रूरी बिल्ड सिस्टम जनरेटर का मिनिमम वर्जन एस्टेब्लिश करता है, जिससे मॉडर्न बिल्ड फीचर्स के साथ कंपैटिबिलिटी इंश्योर होती है। हर वैलिड रूट cmakeLists.txt CMake मिनिमम रिक्वायर्ड से स्टार्ट होना चाहिए। यह सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, यह पॉलिसीज के जरिए CMake के बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी बिहेवियर को डिक्टेट करता है। जैसे जैसे CMake मेजर वर्जन्स में इवॉल्व होता है, कुछ कमांड्स और डिफ़ॉल्ट बिहेवियर्स बदल जाते हैं या डेप्रिकेट हो जाते हैं। जब आप डिक्लेयर करते हैं वर्जन 3.20, तो CMake गारंटी देता है कि वर्जन 3.20 तक एस्टेब्लिश किए गए सभी इंटरनल बिहेवियर रूल्स प्रिजर्व रहेंगे, भले ही कोई फ्यूचर में CMake वर्जन 3.28 या 4.0 का यूज करके आपके प्रोजेक्ट को रन करे। रूल ऑफ थंब ये है कि हमेशा CMake के एक रिलेटिवली रिसेंट वर्जन को टारगेट करें। 3.20 प्लस मॉडर्न C++ कोड बेसेस में स्टैंडर्ड है। ये मॉडर्न टारगेट बेस्ड फीचर्स को अनलॉक करता है और क्लीन बिल्ड डायग्नोस्टिक्स एंश्योर करता है। नंबर 2, डिक्लेयरिंग द प्रोजेक्ट। यह सेक्शन प्रोजेक्ट के लिए मेटाडेटा डिफाइन करता है, जिसमें एक हाई परफॉर्मेंस एग्जीक्यूशन फ्रेमवर्क के रूप में इसका नाम, इसका इनिशियल वर्जन नंबर, इसके पर्पज का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन शामिल है और यह C++ को प्राइमरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में डेजिग्नेट करता है। प्रोजेक्ट कमांड आपके प्रोजेक्ट के लिए बेसिक मेटाडेटा सेटअप करता है। इस कमांड को कॉल करने से बिहाइंड द सीन्स कई बिल्ट इन CMake वेरिएबल्स इनिशियलाइज हो जाते हैं, जिन्हें आप बाद में अपनी स्क्रिप्ट्स में यूज कर सकते हैं। प्रोजेक्ट अंडरस्कोर नेम कर्नल इंजन इवैल्यूएट करता है। प्रोजेक्ट अंडरस्कोर वर्जन 1.0.00 इवैल्यूएट करता है। प्रोजेक्ट अंडरस्कोर सोर्स अंडरस्कोर dir उस डायरेक्टरी का एब्सोल्यूट पाथ स्टोर करता है जिसमें ये रूट cmakeLists.txt है। प्रोजेक्ट अंडरस्कोर बाइनरी अंडरस्कोर dir एक्टिव बिल्ड डायरेक्टरी का एब्सोल्यूट पाथ स्टोर करता है, उदाहरण के लिए और पाथ और टू और माई अंडरस्कोर प्रोजेक्ट और बिल्ड। लैंग्वेजेस CXX स्पेसिफाई करके हम CMake को इन्फॉर्म करते हैं कि हम C++ कोड कंपाइल कर रहे हैं। अगर आपके प्रोजेक्ट में बाद में C फाइल्स या GPU कोड शामिल होता है, तो आप लैंग्वेजेस CXX C कूडा स्पेसिफाई कर सकते हैं। लैंग्वेज स्टैंडर्ड्स को एनफोर्स करना C++20 और उसके आगे। अपनी C++ जर्नी में
पहले आपने सीखा कि कंपाइलर को सीधे -std=c++20 जैसे फ्लैग्स कैसे पास किए जाते हैं। CMake में -std=c++20 जैसे कंपाइलर फ्लैग्स को हार्ड कोड करने की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि कंपाइलर फ्लैग्स नॉन पोर्टेबल होते हैं, जैसे G++ -std=c++20 यूज करता है, जबकि विजुअल स्टूडियो का CL.exe/std:\c++20 यूज करता है। इसके बजाय CMake लैंग्वेज स्टैंडर्ड्स को एनफोर्स करने के लिए हाई लेवल प्लेटफॉर्म एग्नोस्टिक प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करता है। यह इंस्ट्रक्शन C++20 स्टैंडर्ड को एनफोर्स करने के लिए कंपाइलर सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर करता है। इस वर्जन को कंपाइलेशन के लिए मैंडेटरी बनाता है और स्टैंडर्ड कंप्लायंस और पोर्टेबिलिटी इंश्योर करने के लिए कंपाइलर स्पेसिफिक लैंग्वेज एक्सटेंशन को डिसेबल करता है। चलिए इन 3 सेटिंग्स को ध्यान से समझते हैं। सेट CMake_C XX_standard20 ये कंपाइलर से ISO C++20 स्टैंडर्ड यूज करने की रिक्वेस्ट करता है। CMake ऑटोमेटिकली इस रिक्वेस्ट को GCC या Clang के लिए -std=c++20 और MSVC के लिए ORSTD:\c++20 में मैप कर देता है। सेट CMake_C XX_standard_required on ये गारंटी देता है कि अगर होस्ट कंपाइलर C++20 को सपोर्ट नहीं करता है तो हार्ड कंपाइलेशन फेलियर होगा। अगर इसे ऑफ पर सेट किया जाता है तो CMake साइलेंटली किसी पुराने स्टैंडर्ड जैसे C++14 पर फॉल बैक कर सकता है अगर आपका कंपाइलर आउटडेटेड है, जिससे बाद में कंफ्यूजिंग टेम्पलेट या ASTL कंपाइलेशन एरर्स आ सकते हैं। सेट CMake_C XX_extensions ऑफ यह कंपाइलर स्पेसिफिक लैंग्वेज एक्सटेंशंस जैसे GCC का GNU++20 को डिसेबल कर देता है। यह स्ट्रिक्ट ISO C++ कंप्लायंस को एनफोर्स करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि आपका कोड नॉन स्टैंडर्ड वेंडर फीचर्स पर डिपेंड न करे जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बीच पोर्टेबिलिटी को खराब करते हैं। सेक्शन ब्रेक, ब्रिजिंग कंपाइलर फ्लैग्स और बिल्ड टाइप्स। चैप्टर 7 में हमने डिस्कस किया था कि कैसे कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन फ्लैग्स जैसे -0-0-3-G कोड परफॉर्मेंस और डिबगेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। CMake इन ऑप्टिमाइजेशन लेवल्स को बिल्ट इन वेरिएबल CMake बिल्ड टाइप का यूज करके क्लीनली मैनेज करता है। जब आप एक आउट ऑफ सोर्स बिल्ड को कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं तो आप -d CMake बिल्ड टाइप फ्लैग का यूज करके बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन स्पेसिफाई करते हैं। यह कमांड लाइन सीक्वेंस CMake का यूज करके एक प्रोजेक्ट के लिए बिल्ड सिस्टम को कॉन्फ़िगर करता है, जिससे 2 डिस्टिंक्ट सेटअप्स क्रिएट होते हैं, एक फुल सिंबल्स और बिना किसी कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन के डिबगिंग के लिए, और दूसरा मैक्सिमम परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशंस इनेबल्ड के साथ प्रोडक्शन रिलीज के लिए। अंडर द हुड CMake इन कॉन्फ़िगरेशन नेम्स को सभी प्लेटफॉर्म्स पर ऑटोमेटिकली स्टैंडर्ड कंपाइलर फ्लैग्स से मैप करता है। यह टेबल अलग अलग कंपाइलर्स के लिए CMake बिल्ड टाइप्स के कॉन्फ़िगरेशन फ्लैग्स और यूज केसेज को डिस्क्राइब करती है। फर्स्ट, डिबग बिल्ड टाइप GCC या Clang फ्लैग्स -G और -O0 और MSVC फ्लैग्स /ZI और /OD का यूज करता है। यह एक्टिव डिबगिंग, ब्रेकअप पॉइंट स्टेपिंग और एड्रेस सैनिटाइजर के लिए इंटेंडेड है। सेकंड, रिलीज बिल्ड टाइप GCC या Clang फ्लैग्स -O3 और -DNDBBUG और MSVC फ्लैग्स /O2 और /DNDEBUG का यूज करता है। यह प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट्स, बेंचमार्क टेस्टिंग और पीक परफॉर्मेंस के लिए इंटेंडेड है। थर्ड, रिलीज विद डिबग इन्फो बिल्ड टाइप या रेल विद डेब इन्फो GCC या Clang फ्लैग्स -O2, -G और -DNDEBUG और MSVC फ्लैग्स /O2, /ZI और /DNDEBUG का यूज करता है। यह कोड को ऑप्टिमाइज्ड रखते हुए GPU कर्नल्स या CPU बॉटलनेक्स की प्रोफाइलिंग के लिए इंटेंडेड है। फोर्थ, मिनिमम साइज रिलीज बिल्ड टाइप या मिन साइज रेल GCC या Clang फ्लैग्स -OS और -DNDBBUG और MSVC फ्लैग्स /O1 और /DNDBBUG का यूज करता है। यह एम्बेडेड सिस्टम्स या मेमोरी कंस्ट्रेंट बाइनरी साइज टारगेट्स के लिए इंटेंडेड है। CMake बिल्ड टाइप पर डिपेंड रहकर आपको सिर्फ कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशंस को टॉगल करने के लिए यह चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती कि आपका प्लेटफॉर्म विंडोज है या लाइनक्स। CMake आपके लिए यह ट्रांसलेशन खुद हैंडल कर लेता है। सेक्शन ब्रेक, द पैराडाइम शिफ्ट लेगेसी स्क्रिप्ट्स से टारगेट बेस्ड मॉडर्न CMake तक। जैसा कि हम सेक्शन 11.3 में टारगेट बेस्ड डिपेंडेंसी मैनेजमेंट को एक्सप्लोर करने की तैयारी कर रहे हैं, हमें एक इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल ट्रांजिशन को एड्रेस करना होगा
जो कि लेगेसी वेरिएबल सेंट्रिक सीमेक से मॉडर्न टारगेट बेस्ड सीमेक की तरफ शिफ्ट है। द ओल्ड वे लेगेसी वेरिएबल सूप सीमेक 2.x एरा। पुराने सीमेक ट्यूटोरियल्स में या इंडस्ट्री के पुराने लेगेसी कोड बेसिस में आप अक्सर कमांड्स को इस तरह स्ट्रक्चर्ड देखेंगे। यह बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन फाइल एक कंपाइलेशन प्रोसेस सेट अप करने के एक आउटडेटेड मेथड को डेमोन्स्ट्रेट करती है। यह हेडर फाइल्स और कंपाइल लाइब्रेरीज के लिए सर्च पाथ्स स्पेसिफाई करके एक प्रोजेक्ट को कॉन्फ़िगर करती है और हार्डवेयर एक्सेलरेशन को इनेबल करने के लिए एक प्री प्रोसेसर मैक्रो डिफाइन करती है। इसके साथ ही ये एक सोर्स फाइल को एग्जीक्यूटेबल में कंपाइल करती है और फाइनल प्रोग्राम को एक मल्टी थ्रेडिंग लाइब्रेरी के साथ लिंक करती है। ये लेगेसी अप्रोच ग्लोबल स्टेट पर डिपेंड करती है। जब आप इंक्लूड डायरेक्टरीज या एडेड डेफिनेशंस कॉल करते हैं तो वे डायरेक्टरी पाथ्स और कंपाइलर प्री प्रोसेसर डेफिनेशंस ग्लोबली हर सिंगल फाइल और एग्जीक्यूटेबल टारगेट पर अप्लाई हो जाते हैं जो बिल्ड ट्री में उस लाइन के नीचे कहीं भी डिक्लेयर्ड हैं। यह लेगेसी पैटर्न डेंजरस क्यों है? वेरिएबल लीकेज। अगर आप एक सिंगल इंटरनल हेल्पर मॉड्यूल के लिए जरूरी इंक्लूड डायरेक्टरी ऐड करते हैं तो वो डायरेक्टरी पाथ यूनिट टेस्ट्स, बेंचमार्क्स और थर्ड पार्टी डिपेंडेंसीज में लीक हो जाता है। नेम कोलिजन्स। ग्लोबल प्रीप्रोसेसर मैक्रोज ऐड डेफिनेशंस अनरिलेटेड लाइब्रेरीज में हेडर डेफिनेशंस को साइलेंटली ओवरराइड कर सकते हैं, जिससे अजीब से कंपाइलेशन फेलियर्स होते हैं। लॉस ऑफ एनकैप्सुलेशन। हंड्रेड्स ऑफ फाइल्स वाले बड़े प्रोजेक्ट्स को समझना इम्पॉसिबल हो जाता है क्योंकि बिल्ड प्रॉपर्टीज मल्टीपल नेस्टेड स्क्रिप्ट्स में ग्लोबल स्टेट की तरह बिखरी रहती हैं। मॉडर्न तरीका। टारगेट्स और प्रॉपर्टीज। सीमेक 3.x+। मॉडर्न सीमेक, जिसे अक्सर टारगेट बेस्ड सीमेक कहा जाता है, आपके बिल्ड सिस्टम को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जैसे प्रिंसिपल्स का यूज करके ट्रीट करता है। मॉडर्न सीमेक में एक टारगेट एक ऑब्जेक्ट होता है जिसे ऐड एग्जीक्यूटेबल या ऐड लाइब्रेरी के जरिए क्रिएट किया जाता है। प्रॉपर्टीज उस टारगेट ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होने वाले मेंबर वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कंपाइल फ्लैग्स, इंक्लूड डायरेक्टरीज, लिंक्ड लाइब्रेरीज और C++ स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स। कमांड्स ऐसे मेथड्स होते हैं जिनका यूज टारगेट प्रॉपर्टीज को डायरेक्टली मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता है। ग्लोबल स्टेट सेट करने के बजाय मॉडर्न सीमेक डेडिकेटेड कमांड्स का यूज करके हर सिंगल बिल्ड प्रॉपर्टी को सीधे एक टारगेट तक स्कोप करता है। यह सीमेक कॉन्फ़िगरेशन फाइल 2 सोर्स फाइल्स का यूज करके एक एग्जीक्यूटेबल के लिए बिल्ड टारगेट डिफाइन करती है। फिर यह खासतौर पर इस टारगेट के लिए बिल्ड सेटिंग्स कॉन्फ़िगर करती है, जिसमें लोकल हेडर सर्च पाथ स्पेसिफाई करना, हार्डवेयर एक्सेलरेशन के लिए प्री प्रोसेसर मैक्रो इनेबल करना और स्ट्रिक्ट कोड क्वालिटी चेक को लागू करने के लिए कंपाइलर वार्निंग फ्लैग्स सेट करना शामिल है। देखिए यह कॉन्सेप्चुअल मॉडल कितना क्लीनर है। यह कॉन्फ़िगरेशन कर्नेल रनर नाम के एक कंपाइल्ड एग्जीक्यूटेबल टारगेट के लिए बिल्ड सेटिंग्स की डिटेल्स देता है। यह इंक्लूड की जाने वाली सोर्स फाइल्स और हेडर डायरेक्टरीज को स्पेसिफाई करता है, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट एक्सीलरेशन के लिए सपोर्ट इनेबल करता है और बिल्ड प्रोसेस के दौरान स्ट्रिक्ट कंपाइलर वार्निंग्स अप्लाई करता है। बिल्ड रिक्वायरमेंट्स को सीधे टारगेट कर्नल रनर तक स्कोप करके हम ग्लोबल स्टेट पॉल्यूशन को पूरी तरह से एलिमिनेट कर देते हैं। अगर हम बाद में एक यूनिट टेस्ट टारगेट ऐड एग्जीक्यूटेबल, इंजन टेस्ट्स या testmain.cpp ऐड करते हैं तो टेस्ट एग्जीक्यूटेबल पूरी तरह से आइसोलेटेड रहता है। यह कर्नल रनर के फ्लैग्स या इंक्लूड डायरेक्टरीज को इनहेरिट नहीं करेगा जब तक कि हम सीमेक को उन्हें शेयर करने के लिए एक्सप्लिसिटली न कहें। ऊपर दिए गए कमांड्स में यूज किए गए कीवर्ड प्राइवेट पर ध्यान दें। मॉडर्न सीमेक 3 की विजिबिलिटी स्कोपिंग कीवर्ड्स इंट्रोड्यूस करता है। प्राइवेट यह प्रॉपर्टी केवल करंट टारगेट पर अप्लाई होती है जिसे बिल्ड किया जा रहा है। पब्लिक यह प्रॉपर्टी करंट टारगेट पर अप्लाई होती है और इसे किसी भी दूसरे टारगेट द्वारा भी इनहेरिट किया जाना चाहिए जो इससे लिंक होता है। इंटरफेस ये प्रॉपर्टी करंट टारगेट पर अप्लाई नहीं होती है, लेकिन इसे उन टारगेट्स द्वारा इनहेरिट किया जाना चाहिए जो इससे लिंक होते हैं, जो हेडर ओनली लाइब्रेरीज के लिए बहुत ज़रूरी है। अगले सेक्शन 11.3 में हम मॉड्यूलर टारगेट आर्किटेक्चर बिल्ड करने, स्टैटिक और डायनेमिक लाइब्रेरीज क्रिएट करने और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट ट्रीज को क्लीनली हैंडल करने के लिए इन विजिबिलिटी स्कोप्स को मास्टर करने में और गहराई से जाएंगे। सेक्शन ब्रेक। मॉडर्न सीमेक हाइजीन के लिए समरी चेकलिस्ट। सीमेक आर्किटेक्चर के हमारे इंट्रोडक्शन को रैप अप करने के लिए आपके द्वारा बिल्ड किए जाने वाले हर C++ प्रोजेक्ट के लिए इन कोर रूल्स को ध्यान में रखें। इन सोर्स बिल्ड्स कभी भी परफॉर्म न करें
हमेशा cmake -s.b बिल्ड का यूज करें ताकि आप अपने ह्यूमन एडिटेड सोर्स फाइल्स को मशीन जनरेटेड बिल्ड आर्टिफैक्ट्स से आइसोलेट कर सकें। .git ignore को सिंपल रखें। बिल्ड को अपनी वर्जन कंट्रोल इग्नोर लिस्ट में ऐड करें ताकि प्लेटफॉर्म मेटाडेटा और बाइनरीज आपके रिपॉजिटरी को कभी कंटेमिनेट न करें। 2 फेज वर्कफ्लो का यूज करें। बिल्ड फाइल्स को कॉन्फ़िगर और जनरेट करने के लिए cmake -s.b बिल्ड रन करें, जिसके बाद कोडबेस को कंपाइल करने के लिए cmake -build रन करें। मिनिमम वर्जन्स और स्टैंडर्ड एनफोर्समेंट डिक्लेयर करें। cmake मिनिम रिक्वायर्ड वर्जन 3.20 का यूज करें और क्रॉस प्लेटफॉर्म पोर्टेबिलिटी की गारंटी के लिए एक्सप्लिसिट स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी cmake cx स्टैंडर्ड 20 सेट करें। टारगेट्स में सोचे वेरिएबल्स में नहीं इंक्लूड डायरेक्टरीज या एड डेफिनेशंस जैसे लेगेसी कमांड्स से बचें। हमेशा टारगेट स्टार कमांड्स का यूज करके इंक्लूड पाथ्स, कंपाइलर ऑप्शंस और डेफिनेशंस को सीधे टारगेट ऑब्जेक्ट से बाइंड करें।